अमेरिकन सोल्जर्स भागे हुए हैं इस वक्त। इराक में ऐलान किया गया है कि अगर एक अमेरिकन सोल्जर मिलेगा तो $1.25 लाख उस बंदे को दिया जाएगा जो अमेरिकन सोल्जर्स की का पता बताएगा। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या खamenei साहब, अली खamenei साहब जिंदा हैं? कल अभी ये खबर आ रही थी कि अली खamenei साहब की पत्नी जिंदा है। जो मुश्तबा खामेनेई, जो आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जब खत में लिखा कि कौन कौन मेरे घर में मारा गया, उन्होंने अपनी माँ का नाम उसमें नहीं लिखा था। तो उसकी वजह से ये स्पेकुलेशन हुई और फिर फार्स न्यूज ने भी ये खबर डाली कि वो जिंदा है। देखिए, आयतुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी को हमला हुआ, ठीक है, सुबह 10 बजे। हाँ, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, रोज रात को वो 9 बजे लाइव होते थे उसी जगह पर जिस जगह पर बम गिरा है। तो उनके चैनल पर, ईरान के नेशनल टीवी पर डेली वो आते थे। यानी उनका डेली ये पैगाम था कि मैं छुपा हुआ नहीं हूं। यानी कोई भी अगर ईरान में नेशनल टीवी देखेगा तो उनका एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड में एक इमाम बारगाह थी जहां पे वो मजलिस पढ़ते थे या लेक्चर देते थे, उसके बाजू में उनका घर था। तो वो एक ही कंपाउंड था और वो डेली ऐलान करते थे कि मैं इसी कंपाउंड में हूं। यानी उसके लिए कोई इंटेलिजेंस की और मुखबिरी की जरूरत नहीं थी कि आपको कोई खबर दे। वो खुद ही बोल रहे हैं मैं इधर हूं, रोज रात को 9 बजे लाइव आके, है ना। तो आयतुल्ला खामेनेई के लिए जब उनका अनाउंसमेंट हुआ शहादत का, उसी अनाउंसमेंट में क्या कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे कहा गया कि एक दिन पहले चाइना ने वार्निंग दी थी कि हमला होगा और चाइना ने अपने सिटीजन्स को कहा था ईरान छोड़ दें। उससे पहले अमेरिकन और यूरोपियंस ने कहा था तो इतना वैल्यू नहीं था, लेकिन जब चाइना ने कहा तो चाइना के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी, सैटेलाइट इमेजेस थी, मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। चाइना ने क्लियरली ईरान को बोल दिया कि अटैक होने वाला है। ईरान के ऑफिशियल्स ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने कहा हमें पता था, हमने आयतुल्ला खामेनेई से कहा कि हमारी जान को खतरा है, हम चाहते हैं आप बंकर में चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 करोड़ ईरानियों को बंकर दे सकता हूं तो मैं बंकर में जाऊंगा, वगरना आम ईरानियों की तरह मैं भी शहीद होने को तैयार हूं। और उन्होंने अपनी चाहत से शहादत को गले लगाया है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं और पूरी इंसानियत को। आप देखिए, रविश कुमार जैसे एक पत्रकार हिंदुस्तान में है, वो हाथ से लिखा हुआ नोट इंस्टाग्राम पे डालते हैं और कहते हैं कि ये आदमी को मैं मानता हूं क्योंकि ये आदमी अमर है और दूसरे हाकिमों की तरह, बादशाहों की तरह ये मैदान छोड़ के नहीं भागा, बंकर में नहीं गया, ये मैदान में खड़ा रहा, इसने शहादत कबूल की लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा और ना ही बंकर में जाके छुपा। बल्कि मैं ये कहूंगा मेरे अतराफ में 2-3 बार बॉम्ब्स गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर वक्त जो है कुम में प्रॉब्लम नहीं। ये आपका जबरदस्त हौसला है। ये आप बता भी रहे हैं कि मेरे अगल बगल 2-4 बम गिरे हैं लेकिन मुश्किल में नहीं हूं। तो साहब मुश्किल में कौन है फिर? 2 चीज अलग है, इस्लाम, मुसलमान और बादशाह, है ना। जितने मुसलमान हैं वो ईरान के साथ हैं। हमारे मजहब में ये है कि सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। हम मौत के लिए तैयार हैं लेकिन जालिम के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर की बीवी होने के बावजूद कितनी सादा जिंदगी, जिस घर में रहती थी वो घर में जो कारपेट है वो ईरान में सबसे गरीब आदमी के घर पे कारपेट होता था, वो लगा था। ईरान में आप अगर आप आएंगे, आप आइएगा ईरान जरूर, तो ईरान में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई होती है। तो पर्दे बहुत महंगे लगाए जाते हैं घर के अंदर, सोफे बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आयतुल्ला खामेनेई के घर पे पर्दे जो थे वो उनके एक दोस्त आई थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहा कि पर्दा सिर्फ इसलिए लगा था कि लाइट रोके, पर्दे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दिखाने जैसी हो। कारपेट इतने सस्ते थे कि वो ईरान में सबसे गरीब आदमी के घर पे खाना, जब खाना खाया उन्होंने कहा चावल जो उनके घर पे मैंने खाया वो आम आदमी ईरान का नहीं खा सकता। 10 सेकेंड लूंगा। हजरत अली का एक कॉल है कि हजरत अली बोलते हैं कि अगर चींटी के मुंह में दाना है, चींटी के मुंह में दाना है और पूरी दुनिया की हुकूमत मेरे सामने रख दी जाए, दौलत मेरे सामने रख दी जाए, सिर्फ ये कहा जाए कि चींटी का दाना जो उसका हक है वो तुम ले लो, मैं पूरी दुनिया की दौलत को ठुकरा दूंगा लेकिन ये
चींटी का दाना मैं कभी भी जुल्म से लूंगा नहीं। तो आयतुल्लाह खामेनाई, ये लोग इन पर्सनैलिटीज से इंस्पायर्ड थे और कोशिश करते थे वही जिंदगी जिए, वैसी ही जिंदगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भारत में अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में ये चर्चा है कि इंडिया के लिए ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। ईरान के अखबारों में या ईरान में इसको लेकर क्या चर्चा है? दोस्तों, आज ईरान इजराइल जंग की 15वें दिन है। ईरान अपने तरफ से अलग अलग दावे कर रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल भी अपने तरफ से अलग अलग दावे कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं और वो ईरान की हर दिन की जिंदगी देख रहे हैं। ईरान की स्थिति क्या है, ईरान के डेली के अखबार क्या कह रहे हैं, ईरान में जो मिसाइलें गिर रही हैं वो भी इनके घर के अगल बगल गिर रही हैं। आज हमारे साथ जमीर अब्बास जाफरी साहब हैं, जो अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर एक ऐसा तबका होता है जिसे विषय का ज्ञान तो जबरदस्त होता ही है, साथ में देश का माहौल भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए आज हमने अब्बास साहब को अपने साथ जोड़ा है और अब्बास साहब से हम तमाम वो सवाल करेंगे जो ईरान के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से बेहद जरूरी है, और जो अफवाहें फैल रही हैं, जो इस समय सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल पे जो बातें कही जा रही हैं, उनसे भी पूछेंगे और तमाम वो सवाल करेंगे जो सवाल इस समय बेहद जायज है। सर, आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आपको आदाब अर्ज करता हूँ, तमाम आपके व्यूअर्स के लिए भी दुआ करता हूँ कि वो जहाँ हैं इंशाल्लाह खुश रहें। सर, कैसा बीत रहा है दिन? इस समय तो हालात बिल्कुल ख़राब हैं, पूरी दुनिया इसे देख रही है। कैसा बीत रहा है इस समय? सबसे पहले मैं आपका कुशल क्षेम पूछ रहा हूँ, हाल चाल पूछ रहा हूँ, सवाल तो बाद में पूछ लेंगे। मैं इस वक्त कुम में हूँ, जो तेहरान से तकरीबन 90 किलोमीटर की फासले पर है। कुम जो है वो शियों के लिए तकरीबन एक स्पिरिचुअल कैपिटल है। जो हमारे दो बड़े रिलीजियस एजुकेशन सेंटर्स हैं, वो एक ईरान में कुम है और एक इराक में नजफ है। तो जो शिया मुस्लिम हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सिटी है। और कुम में इस वक्त हालात जो हैं, कुम के अतराफ में कई बॉम्ब्स गिरे हैं, कुम में भी कई बॉम्ब्स और मिसाइल्स मारी गई हैं। लेकिन ओवरऑल तेहरान की तरह सिचुएशन उतनी टेंस कुम में नहीं है जितनी तेहरान में है। तेहरान में भी, तेहरान क्योंकि बहुत बड़ा है, उसमें कुछ इलाकों में बॉम्ब गिराए, मिसाइल गिराए हैं। तकरीबन 15,000 लोकेशंस पर ईरान में अभी तक बॉम्ब्स गिराए जा चुके हैं, जिसके अंदर से कंफर्म्ड ये है कि 14,000 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जो सिविलियन एरियाज हैं, जहां पर लोग रहते थे। तकरीबन 1500 के आसपास लोग मर चुके हैं, जिसमें 300 से ज्यादा बच्चे हैं, और अक्सर तादाद इसमें खवातीन की, महिलाओं की है, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। तो जो अमेरिका की हकीकत और इजराइल की हकीकत जानते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि उन लोगों के पास जंग में सिर्फ एक ही हथियार होता है, मजलूमों को मारें, गरीबों, बच्चों को मारें, और जंग के मैदान में सिपाहियों से मुकाबला करना उनके अंदर उनकी मुश्किल है, वो नहीं कर पाते। और मैं इस वक्त ईरान में जहां पर हूं वहां पर इतनी मुश्किल नहीं है, कुम में जहां पर हूं वहां इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा मेरे अतराफ में 2-3 बार बॉम्ब्स गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर वक्त जो है कुम में प्रॉब्लम नहीं। ये आपका जबरदस्त हौसला है। ये आप बता भी रहे हैं कि मेरे अगल बगल 2-4 बम गिरे हैं लेकिन मुश्किल में नहीं हूं। तो साहब, मुश्किल में कौन है फिर? अगल बगल आपके 4-5 बम गिरे हैं लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं अभी आप मुश्किल में नहीं है। ये जबरदस्त कॉन्फिडेंट है। खैर सर, हाँ, बोले। देखिए, ईरान में कुम में जो है बॉम्ब्स उस तरीके से नहीं गिरते हैं कि जैसे तेहरान में आप न्यूज आती है कि मसलन इतने से ज्यादा बॉम्ब्स गिरे। 4-5 बार कुम में सिटी के अंदर बॉम्ब्स गिरे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के अतराफ में जहां हम लोग रहते हैं वहां पर बॉम्ब्स और मिसाइल्स गिरे हैं 4 या 5 बार। तो जब बॉम्ब्स गिरते हैं तो बिल्डिंग थोड़ी हिल जाती है, दरवाजे हिल जाते हैं, जो खिड़कियां हैं वो हिल जाती हैं, फाइटर जेट हैं, तो ये आवाजें वगैरह आती हैं। लेकिन जब आप जंग के मैदान में हैं तो ये सब आपके लिए नॉर्मलाइज
हो जाता है। सर, अमेरिका बार बार एक इंटरव्यू में ट्रम्प आके कहते हैं कि हमारा टारगेट उनकी मिलिट्री है, उनकी वो जगह है जहां पर उनके सैन्य ठिकाने हैं, जहां पर वो हमले करते हैं। लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, और 14,000 ऐसे पॉइंट्स इजराइल ने नोट किए हैं या अमेरिका ने नोट किए हैं जहां पर आम जन रहता था। इस पर आप मुझे ज़रा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, देखिए इज़राइल ने गाज़ा की क्या हालत की है पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। हम्म 70,000 से ज़्यादा लोग मर गए, जिसमें 40,000 से ज़्यादा बच्चे थे। अमेरिकन और यूरोपियन डॉक्टर्स जब वहाँ आए थे गाज़ा में, तो उन्होंने बताया, ये अमेरिकन डॉक्टर्स ने बताया है कि सर से लेके सीने के दरमियान इतने हिस्से में हमारे पास दूर से गोलियां मारते थे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, खास करके बच्चों को। तो जो बच्चे हमारे पास आते थे वो दूर के रेंज से मारते थे। तो इनकी क्रूरता, इनकी बर्बरियत, ये आज दुनिया में साबित करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन लोगों ने एक स्कूल में बॉम्ब मारा, मीनाब नाम की एक जगह है, जिसमें 175 बच्चियां मर गईं, जो एक ही स्कूल में 7 से 12 साल की बच्चियां थी, एक ही स्कूल में। अच्छा, ये मिसाइल के फोटोज आए, टॉम हॉक में जो है, इसके अंदर मिसाइल इस्तेमाल हुई थी, जो सिर्फ अमेरिका, जापान में या 3 या 4 कंट्रीज के पास ही हैं। और ट्रंप को बार बार कहा गया कि आपके सोल्जर्स को और आपके पायलट्स को पता था ये स्कूल है, और आप ये क्लेम करते हैं कि आपके पास इतनी एक्यूरेसी है कि सेंटीमीटर्स के ऊपर आप हमला कर सकते हैं। तो कैसे एक स्कूल के ऊपर हमला हो गया बगैर इसके कि ये जानबूझ के हमला किया गया हो? अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं, अमेरिकन सेनेट में उन लोगों ने ये दावा पेश किया है, हत्ता CNN और फॉक्स न्यूज की ये रिपोर्ट भी है कि अमेरिकन जो सोल्जर्स, पहले ये था कि इजरायलियों ने मारा, बाद में पता चला कि नहीं, अमेरिकन ने मारा है, और अमेरिकन को पता था ये स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मारते हैं। ईरान में तेहरान में एक गांधी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी के नाम पर वो हॉस्पिटल है, उस पर हमला हुआ है। ईरान में 15 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पर हमले हो चुके हैं। तो ये दुनिया के लिए बताने की अभी और समझाने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका और इजराइल वो जंग में जब आते हैं, तो वो देखिए, आप उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके जुमले सुने, वो कहते हैं कि इस जंग में बातचीत या इस जंग में रहम नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ मारा जाएगा। यहाँ पर हम पहले वाले प्रेसिडेंट्स की तरह नरमी से पेश नहीं आएंगे, यहाँ पर हम मारेंगे, वी विल किल देम। ये उनके डिफेंस सेक्रेटरी, जैसे गली में गुंडे नहीं होते हैं, वैसी जबान ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी तरफ से है कि इन लोगों ने क्या किया, लेकिन पलट के जब ईरान ने मारा, तो आप देखें कि वो मुल्क जो अपने आप को बताता था कि भाई हम ऐसे हैं कि हमारे से कोई लड़ नहीं सकता, हम दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री हैं, आपको मैं गिनाऊंगा एक एक करके कि क्या क्या ईरान ने अभी तक मार चुका है। इनके 3 प्लेन्स कुवैत में गिरे, जो फाइटर जेट्स थे, 3 प्लेन। पहले इन्होंने कहा कि हमारे फ्रेंडली फायर में गिरे, ठीक है, ये मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है हर प्लेन के उसके अंदर। फिर उसके बाद कल की खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया है कि 5 इनके फ्यूलिंग टैंक्स, हर फ्यूलिंग फाइटर जेट्स, वो 5 कल गिराए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया। हर एक की कीमत $70 मिलियन से ज्यादा होती है, हर एक फाइटर जेट, फ्यूलिंग जेट्स की। कल 2 इन लोगों ने वो किया है कि KC-135 जो इनके फ्यूलिंग जेट्स थे, वो 2 इराक में गिराए गए हैं। इनके रेडार, इनके देखिए, अमेरिका की आंखें क्या हैं इस जंग के अंदर, उनके रेडार हैं जो मिसाइल को रोकते हैं। 8 थार्ड मिसाइल के रेडार्स थे, जिसमें से 5 गिरा दिए गए। IFS 132 जो इनका था, $1.1 बिलियन की जिसकी कीमत थी, वो तबाह कर दिया गया है। अमेरिकन सोल्जर्स भागे हुए हैं इस वक्त। इराक में ऐलान किया गया है कि अगर एक अमेरिकन सोल्जर मिलेगा तो $1.25 लाख उस बंदे को दिया जाएगा जो अमेरिकन सोल्जर्स की का पता बताएगा। अमेरिका इस वक्त अपने मिलिट्री बेसिस से भागे हुए हैं, बहरीन में, कतर में, सऊदी में, हर जगह पर ये लोग अपने बेसिस से भागे हुए हैं, होटल्स में इस वक्त पनाहगाह में हैं। ईरान ने जब पलट के इनको मारा, तो ये जो इनकी अकड़ थी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं और हमें कुछ नहीं कर सकते, तो आज ये हालत है कि ना ये दुबई को बचा पा रहे हैं, ना UAE को बचा पा रहे हैं, ना कतर को बचा पा रहे हैं, ना बहरीन को बचा पा रहे हैं। यानी वहां पर जो इनके ठिकाने हैं, उन कोई ठिकाने को ये बचा
नहीं पा रहे हैं। सर, ईरान की जो सुबह होती है इस समय, वो कैसी हो रही है? आप सुबह जब हो रही है तो 15 दिन पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर देख रहे हैं आप? मैं एक आपसे जी जी। वर्तमान जायजा लेना चाह रहा हूँ। तो मित्र प्रकाश जी, मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको ईरान को समझना है तो आपको ईरान की ऐनक से समझना पड़ेगा। ना आप भारत के ऐनक से और ना ही वेस्ट की ऐनक से ईरान को समझ सकते हैं। ईरान में हर रोज रात को, मैंने एक व्लॉग बनाया हूं, अगर आप चाहें तो आप उसके फुटेजेस यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट नहीं है उस पे, कि ईरान में रात कैसे गुजरती है। मैं रात और सुबह दोनों जानना चाहता हूँ, यही जानना अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, कि सुबह जी कैसी जी, हो मैं रही है, बता रहा सुबह हूँ। अखबार आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, और दिनचर्या कैसी रह रही है, क्योंकि हर आपने बताया जी 15,000 ठिकानों पे अगर जहाँ पे बम गिर रही है, और आप खुद बता रहे हैं कि 4-5 मेरे अगल बगल गिरा आपके जहाँ आप रहते हैं। उसके बाद स्थिति मैं वही जान रहा हूँ कि लोगों में खौफ कैसा है, महंगाई की क्या स्थिति है, दुकानें खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं, पेट्रोल पंप्स खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं, ये मैं आपसे जानना जी चाहता हूं कि वहां स्थिति क्या जी। है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आपको ईरान को समझने के लिए यही सब चीजें मैं आपको समझाना बताना चाह रहा हूं, आपके दर्शकों को भी। ईरान में हर रोज रात को कई लाख लोग रास्ते पे होते हैं, कई लाख लोग। आज भी, जंग के दौरान, इस समय भी, आज भी, इस समय भी, हर रोज जंग के दौरान हाँ, कई लाख लोग डेली रास्ते पे आते हैं। जब ट्रंप कहता है कि हम बॉम्ब गिराएंगे, हाँ, उसी वक्त कई लाख लोग रास्ते पे आ जाते हैं, और माहौल जो होता है वो इतना यूनिटी का होता है, लोगों के अंदर खौफ और डर नहीं होता, और लोग यहाँ पर चाय बांट रहे होते हैं, शरबत बांट रहे होते हैं, लोग कारों में ईरान का फ्लैग लेके कार रैली निकाल रहे होते हैं, बाइक रैली निकाल रहे होते हैं, वहां पर रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स प्ले हो रहे होते हैं, लड़की बच्ची बच्ची, मर्द औरत, बच्चे बच्चियां, फैमिलीज, ये सारी रास्ते पे होती हैं। क्या पैगाम देती हैं? ये पैगाम देती हैं कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं। हमारे मजहब में ये है कि सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। हम मौत के लिए तैयार हैं लेकिन जालिम के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभी फुटेजेस कल की अगर आप तेहरान के देखेंगे तो कल ईरान में लास्ट फ्राइडे था माह रमजान का, जी। उसमें कई लाख लोग तेहरान में आए थे, और जहां ये लोग खड़े थे उसी के बिल्कुल करीब में बॉम्ब गिरा। तो क्या करना चाहिए था? भाग जाना चाहिए था ना। मैं देखा, कोई नहीं गया वहां से। ये पूरी पब्लिक वहीं खड़ी रही। हाँ जी, मैं देखा था। ये पूरी पब्लिक वहीं खड़ी रही और वहीं पर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। ईरान में एक फेमस सिंगर है जिनका नाम ताहिरी है, वो एक बार पढ़ रहे थे रेवोल्यूशनरी सॉन्ग, और 10,000 लोग 20,000 लोग खड़े थे, और उनके करीब में बॉम्ब गिरा, और वो सारे खड़े रह के वही रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स पढ़ रहे थे। शाम से रात हो गई, ये मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो शेयर किया है, शाम से रात हो गई लेकिन लोग खड़े रहे। मैं वो फुटेज तो देखा हूं, ईरान वीडियो देखा में हूं एक मैं देखा ईरान में डर का माहौल, डर नाम की कोई चीज ईरान में होती नहीं है। ईरान में ये कौम बचपन से इमाम हुसैन का मातम करती है, गम मनाती है, बचपन से अपने बच्चों को सिखाती है कि बेटा कभी भी जालिम के सामने जान दे देना लेकिन सर झुकाने की कभी बात नहीं करना। तो ये कौम को करबला के दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ईरान के अंदर सिविक सेंस बहुत स्ट्रांग है। यानी क्या, जिस दिन जंग शुरू हुई उसी के अगले दिन यहाँ के प्रेसिडेंट ने और यहाँ के तमाम अथॉरिटीज ने आके कह दिया कि भाई सामान और सामग्री इनफ है, आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो CNN के एक रिपोर्टर है, इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो है, उन्होंने पूरा ईरान ट्रैवल किया बाय रोड, और वो कह रहे थे मुझे ताज्जुब है कि तमाम शॉप्स खुली हुई हैं, तमाम सामान भरे हुए हैं, और किसी भी दुकान में भीड़ नहीं है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी शेयर किया है। वहां पर, यहां पर मैं पेट्रोल पंप में गया तो पेट्रोल पंप में जंग के टाइम पे अगर आपको देखना है तो उसे बड़ी कतार लगी होती है, लाइन लगी होती है। मेरे आगे 2 लोग थे पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि जंग हो रही है तो स्टॉकिंग कर रहे हैं लोग, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल माहौल है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है। यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपकी जरूरत की हैं हमारे पास इनफ स्टॉक में है,
और हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे आगे जो चीजें जरूरत पड़ेंगी, जंग अगर आगे बढ़ती है तो हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और पब्लिक उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, पब्लिक के अंदर फियर नहीं है। पब्लिक ये नहीं कहती हमारे नेता झूठ बोलते हैं, पब्लिक को नेता पे भरोसा है, नेता को पब्लिक पे भरोसा है, और ये साथ में मिलकर जंग को इस तरीके से डील कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सामान्य स्थिति है, दुकानें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। जी जी, मैंने ये सब वीडियो शेयर किए अपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं नहीं, सिर्फ ये सीएनएन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एक सीएनएन पे रिपोर्ट बनाई है। नहीं, मुझे ये जानकारी है, मैं अपने दर्शकों के लिए ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हैं ईरान की स्थिति को समझने के लिए, जानने के लिए कि ईरान में बहुत बुरी स्थिति है। आपने बताया 15,000 ठिकानों पे जब बम हमले। जी जी, मैं एक आपके लिए एक यहाँ पर ईरान में एक शॉप है। हाँ। जैसे इंडिया में वैन होती है, वैन, हाँ। वैन पे पीछे यहाँ पर सामान बेचते हैं, ये एक टाइप का ईरान में बहुत सारी जगह वैन लगा देते हैं, उस पे प्याज, आलू, जो भी सामान रखना है रख के बेचते हैं। तो उसने एक बैनर लगाया था, उस बैनर में लिखा हुआ था, जंग के दौरान अगर आपके पास पैसे हैं तो इतनी कीमत है, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको जितनी जरूरत का सामान है इस शॉप से आप लेके जा सकते हैं, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये इस्लामी तालीम जब प्रैक्टिकल हो जाती है और इंसान को अखलाक, स्पिरिचुअलिटी, मानवता, नैतिकता इंसान के दिल में भरी होती है, तो जंग के टाइम वो जानवरों की तरह अपने बारे में नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है। जैसे जंग में मैंने अगर मसलन 100 किलो चावल भर लिया, भाई मैंने 100 किलो भर लिया, मुझे जरूरत थी 5 किलो की, अब मैंने 20 खानदान जो है जिनके पास 5-5 किलो की जरूरत थी, उनका सामान मैंने घर में लेके आ गया। अब इससे समाज में क्या होगा? पैनिक होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। तो आपका रिलीजन अगर आपको मानवता और नैतिकता सिखाता है तो आपको ये सिखाता है कि आपको खुदगर्ज नहीं बनना है, सबके बारे में सोचना है। जी जी, बेहतर है। अब मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछने वाला हूं। मैं ईरान के बारे में जान गया प्रोफेसर साहब, आपने बढ़िया बताया है मुझे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो इस समय एक अफवाह बनी हुई है। क्या, फिर से पूछ रहा हूं, क्या खमेनेई साहब, अली खमेनेई साहब जिंदा हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो अमर हो जाता है, जी मैं नहीं, क्योंकि उसको लेके कई वीडियोस आ रहे हैं। 13 दिन बाद इराक में उनका डमी जनाजा निकाला गया, वो वीडियोस भी कई लोगों ने देखे और उसके बाद शेयर किए, लेकिन उनका असली जनाजा अभी निकला नहीं है। इसके पीछे देखिए आयतुल्लाह, हाँ, हमारी सबकी ख्वाहिश यही है कि वो जिंदा रहें, लेकिन हमारे यहाँ जो भी अमर हो जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि इमाम हुसैन की तरह हक के लिए, सत्य के लिए अपनी जान की बलिदान दे दें, वो उनकी हमेशा से दुआ होती थी। और ईश्वर ने उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया, और उनकी जब शहादत हुई तो उनके बेटे ने, जो इस वक्त सुप्रीम लीडर है, उन्होंने लेटर में लिखा कि उस वक्त वो कुरान पढ़ रहे थे, और जब उनका लाशा निकाला गया तो उनकी मुट्ठी इस तरीके से बंद थी, यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि जब वो उनकी शहादत भी हुई तो उनके अंदर जो रेजिलियंस था, उनके अंदर जो जज्बा था मुकाबले का, वो आखिरी दम तक बाकी था। तो उनका ईरान में अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया अभी तक, अली खमेनेई साहब का? देखिए, हाँ, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, सैयद हसन नसरुल्लाह को जब लबनान में शहीद हुए थे तो जंग रुकने के मसलन 1 महीने के बाद तकरीबन उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और उसको बहुत ग्रैंड स्केल पे किया गया था। दुनिया में 80 कंट्रीज से ज्यादा मेहमान आए थे और लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, क्योंकि वो तदफीन या अंतिम संस्कार जब होगा वो पूरी कौम को एनर्जी देगा उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब भी इनका अंतिम संस्कार होगा वो उस लेवल पर होगा कि दुनिया ने वो अंतिम संस्कार कभी देखा नहीं होगा, यानी पूरी दुनिया से उनके चाहने वाले आएंगे और करोड़ों की तादाद में लोग जो है उनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये
एक मूवमेंट के अंदर, क्योंकि देखिए जिस्म और आत्मा दो चीज है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा तो उसके परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, खुदा के पास उसकी रूह पहुंच जाती है। जिस्म फानी है, जिस्म खत्म हो जाता है, जिस्म की कोई वैल्यू नहीं है। जिस्म को मिट्टी में डाल दिया जाता है, तो वो अंतिम संस्कार जब भी होगा वो इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि एक लीडर जिससे कौम ऐसी मोहब्बत करती है, पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत करते हैं, उसका अंतिम संस्कार उसी लेवल पर होगा। और वो इस्लामी क्रांति जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसके वो लीडर हैं, वो अंतिम संस्कार भी वो मोटिवेट करेगा वही क्रांति को और आगे बढ़ाने में। जो 13 दिन बाद अली खamenei साहब की अंतिम यात्रा इराक में निकाली गई है डमी के रूप में, वो क्या है, उसको ऐसा क्यों किया गया, उसे मुझे समझाने की बस कोशिश देखिए करें। ईरान में जब भी कोई शहादत होती है तो उनकी मोहब्बत में इसे कहते हैं शबीय ताबूत कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब इमाम हुसैन शहीद होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में मुहर्रम में लोग ताबूत लेके चलते हैं। और वो ताबूत जो होता है, इमाम हुसैन तो 1400 साल पहले शहीद हो गए, लेकिन वो ताबूत उनकी याद में उठाया जाता है। ये कि हम करबला में नहीं थे, उनका लाशा नहीं दफनाया गया था, तो हम उनका ताबूत उठा के ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। तो ये भावना होती है। तो वो जो ताबूत इस तरीके से पूरी बहुत सारी, सिर्फ इराक में नहीं बहुत सारी जगह लोगों ने उठाया है, तो ये ताबूत शबी होता है, प्रतीक होता है कि हम वहां नहीं पहुंच सके, तो हम ये एक इवेंट करके या ये एक प्रोग्राम करके हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उस लीडर की तरफ, क्योंकि हम वहां नहीं पहुंच सके, तो यहां पर हम एक सिंबॉलिक इवेंट करके उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, कल अभी ये खबर आ रही थी कि अली खamenei साहब की पत्नी जिंदा है। ये ईरानी हवाली मीडिया के हवाले से। हाँ जी, आप बोले। आप बोलिए। ईरानी हवाले मीडिया के हवाले से भी ये खबर आई थी। और दूसरा, जब शुरुआत में खamenei साहब की मौत हुई थी तो उस समय अमेरिका की कई खबरों में ऐसा कहा गया था कि उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चे सहित तमाम लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब कल ये खबर आई तो ये हैरान करने वाली खबर थी कि खamenei साहब की पत्नी जिंदा है। इस खबर पे ईरानी मीडिया क्या लिख रही है और आपकी क्या स्थिति है? देखिए, फार्स न्यूज में ये खबर आई है, ईरान की एक सोर्स है फार्स न्यूज, उस पर ये खबर आई है। मैं खुद जो है, जब तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाता, जब तक ना मैं इसके बारे में यस बोलूंगा ना मैं इसके बारे में नो बोलूंगा। क्योंकि फार्स न्यूज एक ऑफिशियल चैनल है, ईरान का एक चैनल है जहां पर ये न्यूज आई है। और उसका एक्चुअली ये था कि जो मुश्तबा खामेनेई, जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जब खत में लिखा कि कौन कौन मेरे घर में मारा गया, उन्होंने अपनी माँ का नाम उसमें नहीं लिखा था। तो उसकी वजह से ये स्पेकुलेशन हुई और फिर फार्स न्यूज ने भी ये खबर डाली कि वो जिंदा है। इंशाल्लाह कि जिंदा रही होंगी या शहीद हो गई, जो भी है खुदा की मर्जी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनका कैरेक्टर कैसा था। यानी आप ईरान के सुप्रीम लीडर की बीवी होने के बावजूद कितनी सादा जिंदगी, जिस घर में रहती थी, वो घर में जो कारपेट है वो ईरान में सबसे गरीब आदमी के घर पे कारपेट होता था, वो लगा था। ईरान में आप अगर आप आएंगे, आप आइएगा ईरान जरूर, तो ईरान में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई होती है। तो पर्दे बहुत महंगे लगाए जाते हैं घर के अंदर, सोफे बहुत महंगे होते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई के घर पे पर्दे जो थे, वो उनके एक दोस्त आई थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहा कि पर्दा सिर्फ इसलिए लगा था कि लाइट रोके, पर्दे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दिखाने जैसी हो। कारपेट इतने सस्ते थे कि वो ईरान में सबसे गरीब आदमी के घर पे खाना, जब खाना खाया उन्होंने कहा चावल जो उनके घर पे मैंने खाया वो आम आदमी ईरान का नहीं खा सकता, वो चावल इतना कम पैसे वाला, इतनी कम की, यानी ये जिंदगी उनकी, ये लाइफस्टाइल, ये अखलाक, ये उनका एक जिंदगी का वो था। तो बस वो अगर हयात हैं, खुदा उनको हयात दे। अगर वो शहीद हो गई हैं, दोनों तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शहीद भी हो गई है तो अपने जीवन को उन्होंने पेश किया है अपने परमेश्वर के लिए, और कहा है कि मैंने अपने जिस्म को बलिदान कर दिया है ताकि मेरी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो दोनों तरीके से जो भी न्यूज होगी इंशाल्लाह उनका उसे हम दोनों न्यूज हमारे लिए। उनका जीवन तो बेहद सादगीपूर्ण था। मैं उनके बारे में एक जगह पढ़ रहा था कि उनके घर में जो पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, उसके फल खाते थे, उसका भी पैसा वो अपने खजाने में वापस कर देते थे।
जी, वो उनका ये था कि वो जो दरख्त लगे थे, वो दरख्त में कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत के पैसे का था। हाँ हाँ। यानी वो जो, तो उन्होंने एक कहा क्योंकि ये हुकूमत का पैसा है, तो मैं जो फल जितने खाऊंगा उतना पैसा मैं हुकूमत को दूंगा। तो ये हमारे यहाँ हम लोग हजरत अली को मानते हैं। हजरत अली हमारे पहले इमाम थे, उनसे ये प्रेरित हैं कि हजरत अली जब खलीफा थे, गवर्नर थे, वहां के, सॉरी, खलीफा थे, तो एक उनका रिलेटिव आता है, उनका कजिन भाई आता है उनसे मिलने के लिए। तो वो अपनी ऑफिस में बैठे होते थे, तो जब अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो आया, तो उनसे पूछे कि बताओ किस लिए आए हो, अपने पर्सनल काम के लिए आए हो या हुकूमत के काम के लिए? तो उन्होंने कहा मैं पर्सनल काम के लिए आया हूं। तो हजरत अली ने अपना दिया, वहां का दिया बुझा दिया, फिर एक नया दिया जलाया। तो कहा ये नया दिया क्यों जलाया, दिया तो जला हुआ था। कहा नहीं, वो दिया हुकूमत के पैसे से था, इसमें सिर्फ हुकूमत की बातें हो सकती हैं, ये दिया मेरे पर्सनल पैसे से। तो अगर तुम्हें पर्सनल बात करनी है तो ये दिया जलाऊंगा। इतना वो ख्याल रखते थे कि लोगों का बैतुल माल, लोगों का पैसा कहीं हमारे पास ना आ जाए, ताकि रोजे कयामत मुझे जवाब ना देना पड़े। 10 सेकेंड लूंगा। हजरत अली का एक कॉल है कि हजरत अली बोलते हैं कि अगर चींटी के मुंह में दाना है, चींटी के मुंह में दाना है, और पूरी दुनिया की हुकूमत मेरे सामने रख दी जाए, दौलत मेरे सामने रख दी जाए, सिर्फ ये कहा जाए कि चींटी का दाना जो उसका हक है वो तुम ले लो, मैं पूरी दुनिया की दौलत को ठुकरा दूंगा, लेकिन ये चींटी का दाना मैं कभी भी जुल्म से लूंगा नहीं। तो आयतुल्लाह खामेनाई, ये लोग इन इन पर्सनैलिटीज से इंस्पायर्ड थे और कोशिश करते थे वही जिंदगी जिए, वैसी ही जिंदगी जिए। बहुत बेहतरीन। सर, आपके नए सुप्रीम लीडर कब सामने आएंगे? नए सुप्रीम लीडर साहब, जब से उनका ऐलान हुआ है तब से वो सामने नहीं आए हैं। आज अमेरिका ने उन पर 10 लाख डॉलर यानी लगभग मेरे ख्याल से भारतीय 98 करोड़ के आसपास का इनाम रख दिया है, 92 करोड़ के आसपास, 10 मिलियन डॉलर का इनाम है। आज 10 मिलियन यानी 1 करोड़ डॉलर हो गए। 1 करोड़ लगभग 92 करोड़ रुपए, लगभग 92-93 करोड़ रुपए का। हाँ, तो ये है कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका जो पसीना है उसकी कीमत भी इससे बहुत ज्यादा है। और ये क्या कीमत लगाएंगे, उनके जूते पे लगी हुई जो धूल है, वो अगर कोई उनके चाहने वाला अगर वो जूते के धूल की कीमत दे, वो जूते की धूल की भी कीमत इससे बहुत ज्यादा होगी। इनकी क्या औकात है, क्योंकि इनके यहाँ जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल गैंगस्टर की तरह इन लोग बिहेव करते हैं कि मैं गैंगस्टर हूं, मैं उसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई मानवता, कोई नैतिकता, इनके यहाँ कोई ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, वो आपके व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक कानून है, एक कानूनी प्रतिक्रिया है। मैं आपके व्यूअर्स के लिए कह दूं कि मैं इंडिया से हूं, ईरान में रहता हूं, ताकि उनको ये नहीं, लोग ये सवाल करेंगे कि हिंदी कैसे इतनी अच्छी बोलते हैं। मैं बॉम्बे से ही हूं, ताकि व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए। तो ईरान में कानून है, कानून के तहत सब चीजें होती हैं। तो ईरान में इमाम खुमैनी ने 1979 में जब रेवोल्यूशन लाए, तो उनका बेटा वो गद्दी पे नहीं आया, या वो वली फकीह या ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनका बेटा बनेगा या नहीं बनेगा वो इमाम खुमैनी डिसाइड नहीं कर सकते, या आयतुल्लाह खामेनाई का बेटा बनेगा या नहीं बनेगा वो आयतुल्लाह खामेनाई डिसाइड नहीं कर सकते। तो ईरान में कानून ये है कि जनता सुप्रीम लीडर चूज करती है। तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? परिवारवाद तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ। जी हाँ, मैं आपको वही एक्सप्लेन करता हूं। ईरान में लगभग मुझे लगता है 300 से 400 आयतुल्ला होंगे, और ग्रैंड आयतुल्ला 10-20 ग्रैंड आयतुल्ला होंगे। तो क्या इनके लड़के में ही ऐसी कौन सी खासियत दिखी कि उनके लड़के को ही बना दिया गया सुप्रीम लीडर? जी, तो ईरान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून, ठीक है। कानून क्या है कि जैसा आपने कहा कि आयतुल्ला और ग्रैंड आयतुल्ला, या जिसे हम लोग कहते हैं मुज्तहिद और मर्जे तकलीद, जो टर्मिनोलॉजी है वो ये। तो ईरान में क्या होता है कि अवाम जो है, जनता हर शहर में एक आयतुल्ला को चूज करती है, एक मुज्तहिद को चूज करती है, वोट करती है। यानी 2-3 आयतुल्ला खड़े होते हैं, उनमें से एक आयतुल्ला को जनता चूज करती है।
ठीक है, वोटिंग होती है, ओके। फिर वो आयतुल्ला 88 पूरे ईरान में आयतुल्ला होते हैं, वो फिर एक सुप्रीम लीडर को चूज करते हैं, ओके। तो ये इलेक्शन से होता है, इसमें जनता भी होती है, एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अभी जो आयतुल्ला होते हैं उनमें से जो सुप्रीम लीडर बनेगा वो आयतुल्ला मुज्तहिद तो होना चाहिए, इस्लामी विद्वान तो होना चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज होना चाहिए जो ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 109, 110 और 111, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ईरान का है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो जो आयतुल्ला बनेगा, जो सुप्रीम लीडर बनेगा, वो सबसे ज्यादा विद्वान होना यह जरूरी नहीं है, विद्वान होना चाहिए, लेकिन विद्वान होने के साथ उसके अंदर कुछ और क्वालिटी होना चाहिए। एक, वो जमानशनास होना चाहिए, यानी जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया के बारे में सियासी, उसके बारे में आगाही, पॉलिटिक्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। दो, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, मुदब्बिर होना चाहिए, यानी क्योंकि उसे देश चलाना है, उसे सियासत भी आनी चाहिए और मैनेजमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि उसको 9 करोड़ की पूरे मुल्क को चलाना है। तीसरा, वो शुजा होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, बुजदिल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा और नेक आदमी है, लेकिन वो बुजदिल है, वो कभी भी दुश्मन से लड़ नहीं सकता, वो हमेशा डर के फैसले लेगा। तो शुजा होना चाहिए और उसके अंदर पॉलिटिकल इंसाइट होना चाहिए। ये तमाम क्वालिटीज आयतुल्ला प्लस ये तमाम क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके उसको सुप्रीम लीडर के लिए चूज करते हैं। तो जितने आयतुल्ला हैं ईरान में, 100-200 जैसा आप कह रहे हैं, उनके दरमियान ये देखा जाएगा कि जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल, एक्सपीरियंस, मुदब्बिर, शुजा और उसके अंदर पॉलिटिकल इंसाइट यानी बसीरत, ये तमाम चीज जो सबसे ज्यादा होंगी जिसके अंदर, उसको सुप्रीम लीडर चूज किया जाएगा। तो 88 जो ईरान के आयतुल्ला लोग हैं, उन लोगों ने चूज किया कि भाई हमारे सब में सबसे ज्यादा इन क्वालिटीज के मुताबिक कौन है, वो आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई है। इसके अंदर जब आयतुल्ला खामेनाई जो शहीद हो गए, उनसे पूछा गया कि आपके बाद सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, आपका क्या सजेशन है? तो उन्होंने कहा ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल होना चाहिए, यहाँ के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसे बना दें, पूरी जनता को उसको फॉलो करना चाहिए। तो पूरी जनता ने उसे एक्सेप्ट किया और ईरान को में लोगों को सिस्टम पे भरोसा है, वो पूरा सिस्टम जो है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे भरोसा है। तो आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई को उन्होंने क्योंकि एक्सपर्ट्स ने चूज किया है, लोगों ने उसके उनके सामने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें ईरान में कोई शंका नहीं है। आपने देखा होगा लाखों की तादाद में जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मैं दुआ पढ़ रहा था रात, हमारी शिया मुसलमानों की बड़ी रात थी, तो सब मॉस्क में थे। अचानक रात को 1:30 बजे अनाउंस होता है कि वो उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, और वो जो पब्लिक में खुशी थी और पब्लिक ने जो इमोशनल रिएक्शन दिया, शायद आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि पब्लिक खड़ी होके, लेकिन आप ये भी सोचेंगे, कुछ आपको लग रहा है कब तक वो सामने आएंगे अमेरिका का जवाब देने के लिए या इजराइल का जवाब देने के लिए, फ्रंट से कब उनका बयान सामने आएगा, कब आएंगे? कुछ ऐसा सिक्योरिटी, ईरान में जो सिक्योरिटी उनके लिए है, क्योंकि आज तो अमेरिका ने उनपे लगभग 92 करोड़ रुपए भारतीय रुपए का इनाम रख दिया है, और इससे पहले भी लूफोल्स खमेनी साहब के साथ देखी गई है। अगर खमेनी साहब की भी तो कोई मुखबिरी किया ही होगा, कोई चीजें वहां तक पहुंची होंगी, तभी अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली और तभी वहां पर बॉम्ब गिराए गए। तो हाँ, ये गलत है कि आयतुल्ला खामेनाई की लोकेशन जो है, क्या ये 100 करोड़ के लालच में क्या कोई और ईरानी या कोई और नजदीकी आदमी नहीं आ सकता है क्या? आप, मेरा सवाल है ये, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बात नहीं, हाँ, नहीं, आपके जो भी आपके या आपके व्यूअर्स की शंका है, आप लोगों के जहन में डाउट्स है, आप बिल्कुल खुल के पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज तो ये कि आयतुल्ला खामेनाई की शहादत के बारे में ये कहा गया कि उनकी खबर दी गई थी, ये फेक न्यूज है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। नहीं, बगैर किसी इंटेलिजेंस के तो इतना बड़ा हमला होगा नहीं। वही हमला हुआ जहां आयतुल्ला साहब थे और एकदम
ऊपर से बॉम्ब गिराए गए और उसके बाद से आज वो खबर आपको पता ही है। लेकिन जहां जी पर इस समय उनके लड़के हैं या सुप्रीम लीडर ईरान के नए मैं हैं, हाँ उसके मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले पहला हाँ पार्ट। हाँ ठीक है, हाँ आप पहला कर। पार्ट एक्सप्लेन कर दूं फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे। हाँ हाँ। देखिए आयतुल्ला खामेनाई की 28 फरवरी को हमला हुआ, हम्म ठीक है, सुबह 10 बजे। हम्म। हाँ 27 फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, रोज रात को वो 9 बजे लाइव होते थे उसी जगह पर जिस जगह पर बम गिरा है। तो उनके चैनल पर, ईरान के नेशनल टीवी पर डेली वो आते थे। यानी उनका डेली ये पैगाम था कि मैं छुपा हुआ नहीं हूं। यानी कोई भी अगर ईरान में नेशनल टीवी देखेगा तो उनका एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड में एक इमाम बारगाह थी जहां पे वो मजलिस पढ़ते थे या लेक्चर देते थे, उसके बाजू में उनका घर था। तो वो एक ही कंपाउंड था और वो डेली ऐलान करते थे कि मैं इसी कंपाउंड में हूं। यानी उसके लिए कोई इंटेलिजेंस की और मुखबिरी की जरूरत नहीं थी कि आपको कोई खबर दे, वो खुद ही बोल रहे हैं मैं इधर हूं, रोज रात को 9 बजे लाइव आके, है ना। तो आयतुल्ला खामेनाई के लिए जब उनका अनाउंसमेंट हुआ शहादत का, उसी अनाउंसमेंट में क्या कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे कहा गया कि एक दिन पहले चाइना ने वार्निंग दी थी कि हमला होगा और चाइना ने अपने सिटीजन्स को कहा था ईरान छोड़ दें। उससे पहले अमेरिकन और यूरोपियंस ने कहा था तो इतना वैल्यू नहीं था, लेकिन जब चाइना ने कहा तो चाइना के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी, सैटेलाइट इमेजेस थी, मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। चाइना ने क्लियरली ईरान को बोल दिया कि अटैक होने वाला है। ईरान के ऑफिशियल्स ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने कहा हमें पता था, हमने आयतुल्ला खामेनाई से कहा कि हमारी जान को खतरा है, हम चाहते हैं आप बंकर में चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 करोड़ ईरानियों को बंकर दे सकता हूं तो मैं बंकर में जाऊंगा, वगरना आम ईरानियों की तरह मैं भी शहीद होने को तैयार हूं। और उन्होंने अपनी चाहत से शहादत को गले लगाया है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं और पूरी इंसानियत को। आप देखिए रविश कुमार जैसे एक पत्रकार हिंदुस्तान में है, वो हाथ से लिखा हुआ नोट इंस्टाग्राम पे डालते हैं और कहते हैं कि ये आदमी को मैं मानता हूं क्योंकि ये आदमी अमर है और दूसरे हाकिमों की तरह, बादशाहों की तरह ये मैदान छोड़ के नहीं भागा, बंकर में नहीं गया, ये मैदान में खड़ा रहा, इसने शहादत कबूल की लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा और ना ही बंकर में जाके छुपा। तो ये कि आयतुल्ला खामेनाई की शहादत कैसे हुई और इसके अंदर देखिए एक और चीज मैं आपको बयान कर दूं कि 12 दिन की जब जंग हुई, 12 दिन की जंग में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने जंग के बाद एक वीडियो है जिसमें उसने कहा कि हम आयतुल्ला खामेनाई को मारना चाहते थे पहले 48 घंटे में, लेकिन हम नहीं मार पाए। ये उनका स्टेटमेंट है। यानी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर 12 दिन की जंग में भी मारना चाहते थे लेकिन नहीं मार पाए। आयतुल्ला खामेनाई ने ये बार अपनी शहादत दे के 87 ईयर का इंसान, उसने अपनी शहादत दे के पूरी दुनिया में क्रांति की लहर भर दी। उनके खून से आज लाखों खामेनाई जो है पूरी दुनिया में आ गए। तो ये अमेरिका को ट्रैप था। अमेरिका ने उनकी शहादत करके ईरान में एक नारा लगाया, वो ये है कि दस्त खुदा अया शुद खामेनाई जवां शुद। यानी क्या वो कह रहे हैं खुदा की मदद आई और जो खुदा का हाथ है उसने हमारे हाथों को थाम लिया और खामेनाई जवां हो गए। यानी कि ट्रंप ही इतना बेवकूफ हो सकता है कि एक 87 ईयर के खामेनाई को मार के 56 ईयर वाले खामेनाई को उनकी जगह रिप्लेस कर दे। तो ईरान की सिक्योरिटी और स्पेशली आयतुल्ला खामेनाई की सिक्योरिटी, मुश्तबा खामेनाई साहब की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है और जब तक वो खुद ये फैसला ना करें कि पब्लिक में आना है, जब तक उनको कोई भी मीडिया से ट्रैप नहीं कर सकता है, वो खुद अपने फैसले खुद करें। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है ये 98 करोड़ का लालच कुछ असर दिखा सकता है या इतना बड़ा इनाम? देखिए मैं आपको एक वीडियो कहूंगा, मोसाद ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो रिलीज किया है, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, मोसाद के ट्विटर हैंडल पर है। जब ईरान में 12 दिन की जंग हुई तो इन्होंने टॉप कमांडर्स को मार दिया और टॉप कमांडर्स को मारने के बाद इन लोगों ने 100 ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स को फोन किया, 100 लोगों को, वो खुद कह रहे हैं और खुद ही वीडियो रिलीज कर रहे हैं, ऑडियो है, सबको कॉल के, सबको उन्होंने कहा कि मुझे पता है इस वक्त तुम इस घर में बैठे हो, तुम्हारे साथ ये लोग बैठे
और हमने इनको आपके दोस्तों को मार दिया है, अगला नंबर आपका है। आपके पास एक चॉइस है, आप क्या करो, आप ये कह दो कि हम ईरान की हुकूमत के मुखालिफ हैं और एक वीडियो बना के आप ईरान को छोड़ के बाहर आ जाओ, आपकी जिंदगी आराम से गुजरेगी, ये हमारी गारंटी है। 100 लोगों को फोन किया, कितने मिलिट्री पर्सनल्स ने मोसाद के ऑफर को कबूल किया होगा आपके हिसाब से? अभी तक तो एक की जानकारी भी नहीं है, 0। हाँ। मोसाद ने खुद वीडियो रिलीज किया है, मोसाद खुद कह रहा है कि हमने कॉल किया लेकिन एक ने भी नहीं माना। तो आयतुल्ला खामेनेई की शहादत के लिए और उनकी सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये 90 करोड़ या 900 करोड़ का भी ऐलान करेंगे तो भी कुछ हो नहीं सकता जब तक कि आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई खुद नहीं चाहे या सिपा नहीं चाहे। वैसे मैं आपको एक और अनाउंसमेंट में बता दूं, हाँ। कि कल इराक में रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन लोगों ने भी एक अनाउंसमेंट किया है। उन लोगों ने कहा है कि हर अमेरिकन सिपाही को अगर आप बताएंगे कि वो कहाँ हैं तो $1,25,000 हम देंगे हर अमेरिकन सिपाही के लिए। क्या आपको लगे इराक तो आपके साथ है सर, लेकिन क्या और मुस्लिम देश, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ये सारे देश आपके साथ है? ये भी तो मुस्लिम देश है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुस्लिम देश ही मुस्लिम देश के साथ नहीं है? जबकि देखिए, दो चीज अलग है, इस्लाम, मुसलमान, हाँ। और बादशाह, है ना? जितने मुसलमान हैं वो ईरान के साथ हैं, अवाम ईरान के साथ है। आपने वीडियो देखा होगा कि जॉर्डन में बम गिर रहा है, जॉर्डन वाले तालियां बजा रहे हैं। बहरेन में बम गिर रहा है, बहरेन में जुलूस निकल रहा है ईरान के सपोर्ट में। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये तमाम बादशाह जो हैं, ये हमारे, इनको किसने बादशाह बनाया? ये तो अरब देशों के गुंडे थे, इनको अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां का बादशाह बना दिया। इनको तो अवाम ने थोड़ी ना चूज किया, अवाम तो इनसे मोहब्बत नहीं करती है। गाजा में 70,000 लोग मर गए, 40,000 बच्चे मर गए, तो ये बादशाह क्या कर रहे थे? तो अवाम जो है इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान, आपके दोस्त होंगे अपने अतराफ में मुसलमान दोस्त जो आपके शिया सुन्नी जो भी, आप उनसे पूछें इस वक्त वो अरब देशों के साथ हैं, अरब बादशाहों के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? आपने कल हिंदुस्तान में रैलीज देखी, अलग अलग शहरों में लाखों की तादाद में लोग आए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान इस वक्त शिया सुन्नी से ऊपर आकर एक मानवता की जंग लड़ रहा है। आप ये भी गौर करिए कि ईरान जिससे लड़ रहा है वो तमाम लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में है जी। तो ईरान की जंग उनसे है। तो अरब मुस्लिम अवाम इस वक्त ईरान के साथ है, बादशाह उनके हो सकता है ईरान के साथ ना हो, लेकिन ये बादशाहों की कोई वैल्यू है नहीं। अब्बास साहब, आपसे अंतिम सवाल करेंगे क्योंकि आपका भी वक्त काफ़ी ले चुका हूँ, 45-46 मिनट हम लोगों को बात करते हो चुके हैं। एक लास्ट सवाल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भारत में अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में ये चर्चा है कि इंडिया के लिए ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। ईरान के अखबारों में या ईरान में इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए, इंडिया के अंदर न्यूज के अंदर या गोदी मीडिया न्यूज के अंदर अगर कहा जाए तो अलग खबरें हैं, और खुद कल इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट यही है जो ईरान के गवर्नमेंट ने भी दिया है कि हमारी बातचीत चल रही है। अभी इसके अलावा कोई स्टेटमेंट, आज हमारे वहां एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज आ गए हैं। हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पहली बात तो ये कि एक दिन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता। उधर काफी पहले से, हाँ, काफी पहले से निकले होंगे तो आए होंगे। तो दूसरा ये इंडियन गवर्नमेंट का मेरा सवाल मैं क्लियर कर दूं, वहां के अखबार क्लियर कर दूं फिर आप। हाँ, मैं ये क्लियर कर दूं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड जो कल ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो 2 जहाजों के बारे में न्यूज में आ रहा है, ये 2 जहाज इंडियन हैं लेकिन इंडिया के लिए नहीं है, ये अफ्रीका जा रहे हैं। इंडिया से, इंडियन कंपनी हो सकती है लेकिन इनके अंदर कोई सामग्री इंडिया के लिए नहीं आ रही है। ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है। दूसरी बात,
ईरान ने जो है ईरान की जो ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है उसके अंदर ईरान ने कुछ एक्सपेक्टेशंस इंडिया से बयान किए हैं। इंडिया को कहा है कि जो हमारे ऊपर ये टेररिस्ट हमला हुआ है अमेरिका से, इस टेररिस्ट हमले के मुकाबले में हम चाहते हैं कि कंडेमनेशन हो, कि ईरान के ऊपर जो सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला हुआ है उसके ऊपर कंडेमनेशन होना जरूरी है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स इस वक्त जो है उसका इंडिया हेड है, क्योंकि एक साल के लिए रोटेट होता है। जो ब्रिक्स का इंडिया हेड है, ब्रिक्स को ऐसे वक्त पर जिम्मेदारी से फैसला करना चाहिए और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट हमलों के खिलाफ उसको खड़ा होना चाहिए। और तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशन, हमारे आपस के रिलेशंस हैं, उसके अंदर ये वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। तो ईरान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है वो ये है कि इंडिया को ऐसा नहीं कर सकता कि इंडिया इसके अंदर निष्पक्ष रहे और इंडिया कहे कि नहीं और हम लोगों का कोई वो नहीं है। जयशंकर जी ने जो बात की है ईरानियन गवर्नमेंट से, तो अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इस वक्त जो है पहला तो इजराइल को सपोर्ट किया है, दूसरी बात जंग शुरू होने से पहले या जंग शुरू होने के बाद भी इंडिया ने आयतुल्लाह खामेनाई के लिए उनकी मौत के ऊपर कोई अफसोस प्रकट नहीं किया। और कि तो ये इरानियन तो जानते हैं ना कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, तो इरानियंस अपने डिप्लोमेटिक चैनल से इसको सॉल्व करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे इंडियंस जो है सिटीजन्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी गवर्नमेंट का साथ दें, अफवाहों पे भरोसा ना करें और गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जनता के साथ सच बोलें। तो जितना आपके पास स्टॉक है, एक्चुअल स्टॉक जो है उतना ही बताएं। और ये वक्त हमारा हिंदुस्तान की आवाम और जनता को मिलकर इस मुश्किल के मुकाबले का करने की जरूरत है। मैं लास्ट पॉइंट आपके कहना चाहता हूं कि देखें हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, ईरान ने 2005, 2004 और 2005 में इंडिया को प्रपोज किया था कि हम पाइपलाइन बिछा देते हैं, ईरान से गैस आएगा पाइप से इंडिया में और कंटिन्यूस आएगा। ये ईरान ने प्रपोज किया था। तो जो गैस शायद अभी पता नहीं 70 रुपया पर किलो बिकता है, मिल रहा है, पता नहीं कितना मिल रहा है वहां पर, क्या प्राइस है गैस का भी, इसी के आसपास 60-70 रुपया होगा। वो शायद हमें 15-20 रुपए में मिलता अगर हम वो गैस पाइपलाइन को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन उसी दौरान कॉन्डोलीजा राइस आती है इंडिया और मनमोहन सिंह से मिलती है, यानी कोई अनअनाउंस्ड विजिट थी। और इंडियन गवर्नमेंट जो उनकी शर्त अमेरिका की ये थी कि भाई ईरान से गैस लेना बंद कर दो, ईरान का गैस पाइपलाइन कैंसिल करो, हम आपको न्यूक्लियर ट्रीटी करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे आपके लिए। 2005 से हम 2026 में आ गए, 21 साल हो गए। इसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी आई, बीजेपी की भी गवर्नमेंट्स आई। हमारा सवाल ये है तमाम गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से, अगर गैस पाइपलाइन आती तो जनता का फायदा होता। न्यूक्लियर ट्रीटी में 21 साल में हिंदुस्तान की जनता को क्या मिला? किसी भी चैनल ने कवर नहीं किया कि भाई ये न्यूक्लियर प्लांट्स जो आप बनाने वाले थे ये क्या हुए। 21 साल हो गए, हमें तो गैस पाइपलाइन तुमने कैंसिल करा दी। तुमने हमारे मुल्क के लिए और हमारी जनता के लिए क्या दिया? तो हिंदुस्तान को अपने राष्ट्र हित में, देखें हिंदुस्तान का राष्ट्र हित कहां पर है, ये जो इस वक्त फैसला करने वाले हैं उनको ये सोचना पड़ेगा। 90% गैस हमारा होर्मुज से आता है, 90% गैस, 60% से ज्यादा ऑयल हमारा होर्मुज से आता है। आप हिंदुस्तान का जो पैसा है फॉरेन रेमिटेंस, 40% से ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन करेंसी खाड़ी से आती है। तो हिंदुस्तान का राष्ट्रहित इसराइल के साथ है या उसके साथ है जो हमें फायदा पहुंचा रहा है? तो ये हिंदुस्तान के लोगों को चूज करना चाहिए अपनी राष्ट्रहित में, ना कि कुछ फैमिलीज के फायदे के लिए ये लोग फैसला करें। जी, तो जमीर अब्बास जाफरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय दिया, कीमती समय दिया, और इस घड़ी में समय दिया जिस घड़ी में आप जंग में हैं और कभी भी कुछ भी अगल बगल हो सकता है ऐसा हो ना।
आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।